किसी गांव में सुरेश नाम का एक इंसान रहता था। सुरेश बहुत गरीब था। वो अपनी मिट्टी के छोटे से घर में अपनी पत्नी सुशीला और अपने 10 साल के बच्चे पवन के साथ रहता था। वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। अरे बिहारी चाचा, हमने तो सोचा था कोई लंबा काम होगा, लेकिन ये भी सिर्फ एक हफ्ते का ही काम था। आज 7वां दिन है। आज सबकी पेमेंट मिल जाएगी, फिर कल नया काम ढूंढना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं सुरेश बेटा, हम मजदूरों की यही जिंदगी है। हर दिन काम ढूंढना पड़ता है, हर दिन कमाना पड़ता है। खैर, शाम हुई और सारा काम खत्म हो गया। सुरेश और सारे लोगों को मजदूरी मिल गई। पैसा लेकर खुशी खुशी सुरेश अपने घर पहुंचा। आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे पर। लगता है आज तनख्वाह मिल गई। हाँ सुशीला, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तनख्वाह तो मिली है, लेकिन तनख्वाह मिलने के साथ ही जहां मैं काम करता था वो काम भी कंप्लीट हो गया। सोच रहा हूँ कोई लंबा काम मिल जाए, जिससे अपना घर थोड़ा ठीक करवा लूं। मैं तो कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि घर ठीक करवा लो। गांव में सबके घर पक्के बन चुके हैं, सिर्फ हमारा ही एक छोटा सा मकान मिट्टी का बना हुआ है। बारिश शुरू हो गई है, कब ढह जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बस इसी बात का डर तो मुझे भी हमेशा रहता है सुशीला। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत किया करता हूँ ताकि किसी तरह अपना घर बनवा सकूं। अगले दिन सुबह सुबह सारे मजदूर काम ढूंढने के लिए एक जगह पर खड़े थे। वहीं पर सुरेश भी खड़ा था और काम की तलाश में था। इस बार कोई लंबा काम मिल जाए ताकि बार बार काम ढूंढना ना पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत बुरा जरूर होता है। सुबह सुबह बहुत तेज बारिश होने लगी। सुरेश को अपने घर की चिंता सताने लगी। सुरेश भागकर तुरंत अपने घर चला गया, लेकिन घर जाकर देखा तो उसका मिट्टी का पूरा घर ढह चुका था। सुशीला और पवन रो रहे थे। पापा, हमारा घर टूट गया। हम लोगों ने अपना घर बहुत संभालने की कोशिश की, पर तूफान बारिश से अपने घर को नहीं बचा पाए। अब हम कहाँ रहेंगे पवन के पापा? बारिश बहुत तेज हो रही है। पास में रेलवे स्टेशन है, वहीं पर चलते हैं। वहीं रुककर सोचते हैं कि क्या करना है। सुरेश अपनी पत्नी और बेटे को लेकर पास में बने रेलवे स्टेशन पर चला गया। वो लोग वहीं प्लेटफॉर्म पर रुक गए ताकि बारिश से खुद को बचा सके। यहाँ प्लेटफॉर्म पर हम दिन में तो रुक सकते हैं, लेकिन रात का क्या? तुम पवन के साथ यहीं रुको, मैं आसपास कुछ देखता हूँ, किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। उस बारिश में सुरेश स्टेशन के आसपास ही लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तभी अचानक थोड़ी दूर पर सुरेश को एक खाली बोगी दिखाई दी। सुरेश भागकर अपनी पत्नी और बेटे के पास गया। पवन, सुशीला, चलो मेरे साथ। वो सामने एक बहुत पुरानी बोगी खड़ी है, वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं होगा। हम वहीं पर रुक सकते हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसी बोगी के अंदर चला गया। वहाँ उसने चादर से बिस्तर बना दिया। तुम दोनों यहीं आराम करो, यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं। मैं शाम तक आता हूँ। अपनी बीवी और बच्चे को उस बोगी में छोड़कर सुरेश काम पर चला गया। उसने दिन भर मजदूरी की और शाम को खाने का सामान लेकर उसी बोगी में वापस आ गया। सुशील ने खाना बनाया और सभी को खिला दिया। आखिर कब तक हम इस बोगी में रहते रहेंगे? किसी दिन कोई ना कोई आएगा और हमें भगा देगा। चिंता मत करो सुशीला, ऊपर वाला आखिर कब तक मुसीबतें देगा? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सब मुझ पर छोड़ दो। पवन बेटा, सो जाओ। सुशीला, तुम भी सो जाओ। पापा, आप भी सो जाओ ना। आप हमारी फिक्र मत करो, सुबह फिर से आपको काम पर जाना होगा। सुशीला और पवन सो गए, लेकिन सुरेश सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था ताकि वो दोनों सो सके। सुरेश को नींद नहीं आ रही थी। उसे बस इस बात की चिंता सता रही थी कि उसका घर टूट चुका है। अब आगे क्या होगा? सुरेश ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक चोर भागता हुआ आ रहा था। कुछ आदमी भी उसका पीछा कर रहे थे। चोर चोर, पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे वो चोर भागने ना पाए। ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ऐसा करता हूँ, इस बोगी के नीचे सारा सामान रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता तो नहीं होगा। सन्नाटा लग रहा है यहाँ। सुबह आकर उठा लूंगा, क्योंकि अगर आगे मैं पकड़ा भी गया तो कम से कम सामान तो सुरक्षित रहेगा। उस चोर ने कपड़े की गठरी उस बोगी के नीचे छुपाकर रख दी और वहां से भाग गया। उसके पीछे कुछ आदमी थे, वो भी वहां से भाग गए, लेकिन सुरेश ने ये सब देख लिया। इस चोर ने आखिर इस बोगी के नीचे क्या छुपाया होगा? जाकर देखना पड़ेगा, कहीं कोई बम तो नहीं है। आखिर इस पोटली में ऐसा क्या होगा, देखता हूँ। सुरेश ने वो खोलकर देखी तो उसमें ढेर सारा सोना था। इतना सोना देखकर सुरेश डर गया। अरे, इसमें तो ढेर सारा सोना है। ये सारा सोना तो पास वाले मंदिर का है। लगता है चोर ने मंदिर से सारा सोना चुरा लिया। ये चोर दोबारा सोना लेने जरूर आएगा, पर इससे पहले मैं ये सारा सोना वापस मंदिर में जाकर रख देता हूँ।
सुरेश उसी रात वो सोना लेकर पास वाले मंदिर की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी वो चोर उसके पास आ गया। ओए, वो पोटली मुझे दे दे। कौन हो तुम? वो सब छोड़, ये पोटली मेरी है। मैंने ये पोटली उस बोगी के नीचे रखी थी और तू इसे चोरी करके भाग रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये पोटली चोरी करते हुए। चोर मैं नहीं, तू है। तूने ये सारा सोना पास वाले मंदिर से चुराया है, जिससे मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं ये तुझे नहीं ले जाने दूंगा। भगवान के मंदिर से चोरी करते हुए तुझे डर नहीं लगा? कौन भगवान है? भगवान इस सोने का क्या करेगा? ये सोना चांदी हम सब इंसानों के लिए तो होता है। मुझे जरूरत थी तो मैंने उठा लिया। भगवान के मंदिर से कोई भी चीज उठाना चोरी नहीं, प्रसाद कहलाता, समझा? ये सारा सोना हम जैसे भक्तों का भाव है भगवान के लिए। मैं इसे वापस मंदिर में रखने जा रहा हूँ। इतना कहकर सुरेश वो सोना लेकर वहां से मंदिर की तरफ भागने लगा। चोर भी उसके पीछे भागने लगा। जब चोर सुरेश को नहीं पकड़ पाया तब उसने एक पत्थर उठाकर सुरेश को मारा। सुरेश के सर से खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। मैं भगवान की श्रद्धा इस तरह चोरी नहीं होने दूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा है? सुरेश ने भी पत्थर उठाकर चोर को मारा। चोर बेहोश हो गया। सुरेश ने पोटली उठाई और जख्मी हालत में सीधा मंदिर पहुंच गया। उसने सारा सोना मंदिर में रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सुरेश वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मूर्ति से आवाज आई। रुक जाओ सुरेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। इस जख्मी हालत में भी तुम मंदिर का सोना वापस करने आए। ये सोना तो वैसे भी चोरी हो ही गया था। तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर आज से ये सोना तुम्हारा है। वैसे भी मैं सोने का क्या करूंगा? तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें अपना परिवार देखना है। अगर तुम भगवान के लिए इतना कर सकते हो तो क्या भगवान अपने भक्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? जाओ, खुश रहो। प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, मुझसे बात की। इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये सोना नहीं ले सकता। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। सुरेश ने भगवान के सामने सर झुकाया और बिना सोना लिए वहां से चला गया। जब वो भागकर बोगी में वापस गया तो उसने देखा कि उसकी बोगी में ढेर सारा सोना इधर उधर बिखरा पड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई। वो मंदिर वाला सोना मंदिर में ही है। यहाँ इस बोगी में जितना भी सोना है ये सब मेरा आशीर्वाद है और तुम मेरे आशीर्वाद को ठुकरा नहीं सकते सुरेश। ये तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अगले दिन वो सारा सोना सुरेश ने अपने बैग में भर लिया। उस रात के बाद सुरेश की पूरी जिंदगी बदल गई। उसने अपना घर बना लिया और अपनी खुद की एक दुकान खोल ली। उसने अपने घर के बाहर एक मंदिर भी बनवाया। पापा, हमें भगवान ने कितनी तकलीफें दी, लेकिन अचानक ये सब चमत्कार कैसे हुआ? इसके बाद सुरेश ने उस रात वाली सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बता दी। अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। सुखिया ट्रेनों में चने बेचता था। ए चना खा लो, चना ये खट्टा मीठा चना है। साहब चना खाओगे क्या? ऐसे ही सुखिया का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन सुखिया लास्ट ट्रेन में चने बेचकर घर गया और देखा वहां पहले से ही सेठ उसका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए सुखिया जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। सेठ, क्या बात है सेठ, इतनी रात को मेरे घर पे? आपका घर? ओहो, ये आपका घर है क्या? होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घर तो मेरा होने वाला है। तूने मुझे आज इंतजार करवाया, हाँ? बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। क्षमा कर दीजिए सेठ, मुझसे गलती हो गई। आज पैसा लौटाने का आखिरी दिन था ना? है? मेरे पैसे कहाँ हैं? दे मेरे पैसे, निकाल। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सेठ। तो फिर घर से निकल, चल अभी निकल, चल। अभी मैं बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगा सेठ, थोड़ी तो दया कीजिए। चल ठीक है, तुझे 2 दिन की मोहलत और दी। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो ये घर मेरा, समझा? धमकी देकर सेठ चला गया। सुखिया घर के अंदर घुसा। वहां उसकी बीवी सरला और 2 छोटी छोटी बेटियां चुन्नी और मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? वो हमें घर से निकाल देंगे क्या? सेठ ने 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन 2 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? मेरी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं, ऐसा मत बोलो सरला, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं और क्या करता। अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद सरला की तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उसी वजह से सुखिया को सेठ से पैसा उधार लेना पड़ा। उसके बदले सुखिया को उसका घर सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद वो अभी तक पैसा चुका नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते पूरी रात सुखिया सो नहीं पाया। अगले दिन वो चना बेचने के लिए स्टेशन पर चला गया
और ट्रेन में चना बेचने लगा। चना ले लो, चना ये खट्टा मीठे चना, ये चना ले लो साहब। लेकिन 2 दिन में चना बेचकर उसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने वाले थे। ट्रेन में चना बेचते हुए उसने देखा कि एक आदमी का बटुआ उसकी जेब से थोड़ा सा निकला हुआ है। बटुए में पैसे बहुत हैं। वो देखकर सुखिया अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने बटुआ चुरा लिया, लेकिन उस आदमी को ये पता लग गया। अरे चोर चोर, अरे मेरा बटुआ मार लिया, पकड़ो से पकड़ो से। उस आदमी ने सुखिया को पकड़ लिया और उसे ट्रेन से स्टेशन पर खींचकर उतार दिया। माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। हम स्वभाव से चोर नहीं है, हम गरीब है मालिक। गरीब है तो क्या हुआ, चोरी करेगा? ये ले। उस आदमी ने सुखिया को बहुत मारा और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया। सर, इस चना बेचने वाले ने मेरा बटुआ चुराने की कोशिश की, आप कुछ कीजिए इसका। स्टेशन मास्टर ने कहा। सुखिया, ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने चोरी की? माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। सुखिया बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे स्टेशन से निकाल दिया गया। अब उसके पास काम भी नहीं रहा। वो घर गया और सरला से सब कुछ बताया। उसकी दोनों बेटियां रोने लगी। पापा, क्या अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे? क्या हमें भीख मांगनी होगी? रो मत बेटी, माफ कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर सुखिया और सरला सिसक कर रोने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने लोगों को लेकर चले आए और सुखिया को परिवार समेत घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हो गया रे, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, चल निकल जा यहाँ से। हम मर जाएंगे सेठ, हम मर जाएंगे। हाँ तो मर जा, किसने मना किया है? वैसे भी धरती पर बोझ हो तुम लोग। सुखिया अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहां से चला गया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? चल बेटी, देखते हैं। बाबा, हमें घर तो मिल जाएगा ना? घर मिलना तो मुश्किल है बेटी, लेकिन रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। सुखिया उन्हें लेकर स्टेशन के पास ही आ गया। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पटरी पर एक पुरानी ट्रेन की कुछ बोगियां खड़ी थी। सुखिया ने वो देखा और कहा, चल बेटी, चलो सरला, उस ट्रेन के पास चलते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर घुसेंगे कैसे? दरवाजे तो बंद है। ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के नीचे रहेंगे हम। सुखिया अपनी बीवी और बेटियों को लेकर ट्रेन की बोगियों के पास चला गया। सरला घर से कुछ ही चीजें ला पाई थी। उन चीजों में कुछ बोरे थे। उन्होंने ट्रेन के नीचे पटरी पर बोरे बिछा दिए और वहीं पर बस गए। चलो अच्छा है, बारिश वारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं। बेबस इंसान थोड़ी सी उम्मीद में ही जीता है, लेकिन सुखिया के पास तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन वो अपने परिवार को क्या खिलाता? ट्रेन के नीचे पटरी पर जगह तो मिल गई, लेकिन मैं स्टेशन पर और चने नहीं बेच सकता। स्टेशन पर जाने से ही मुझे मना कर दिया है। कोई बात नहीं जी, मैं दोनों बेटियों को लेकर भीख मांगूंगी। उसी से कैसे भी करके पेट तो चल जाएगा। हाँ बाबा, हम भीख मांग लेंगे, भीख मांगकर पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सच में स्टेशन पर भीख मांगने लगी और सुखिया इधर उधर कुछ काम पाने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही ट्रेन के नीचे उनका दिन बीतने लगा, लेकिन सुखिया को कहीं पर भी काम नहीं मिला। हर जगह ये रट गया था कि सुखिया बटुआ चोर है, इसीलिए कोई भी सुखिया पर भरोसा नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो पटरी पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उधर उसकी बीवी और बेटियां भीख मांग रही थी। तभी स्टेशन पर सेठ अपनी माँ को लेकर आया और सरला को भीख मांगते हुए देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम लोग इसी के लायक हो, ये लो 2 रुपए। सेठ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेठ की माँ बीमार थी, इसीलिए सेठ उन्हें लेकर शहर के अस्पताल में जा रहे थे, इसीलिए वो स्टेशन पर आए थे। लेकिन अचानक से उनकी माँ का पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर पड़ी और उसी पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी। माँ, माँ, अरे क्या हुआ आपको? माँ! सेठ भी खुद पटरी पर उतरने से डर रहे थे। ट्रेन बहुत पास आ गई थी। सभी ने आंख बंद कर ली, लेकिन तभी सुखिया दौड़ते हुए आया और सेठ की माँ को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उठा दिया। लेकिन खुद पटरी से हटने से पहले ट्रेन ने उसे धक्का मार दिया। सुखिया का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ दाहिना पैर ही टूटा, वो जान से नहीं मरा। और ये देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया, तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी माँ को बचाया। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया रे, लेकिन तू तो अच्छा आदमी निकला। उन्होंने अपने पैसों से सुखिया का ट्रीटमेंट करवाया और उसे घर भी वापस दे दिया।
साथ में उसे जमीन जायदाद और अपनी कंपनी में काम भी दे दिया। इस तरह सुखिया की जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है। Thanks for watching.